हेलो बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग चैप्टर करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लास्ट ईयर आपने चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब आप ये देखें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग समझ लेते हैं। पहले मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था लीनियर का मीनिंग। लीनियर बेटा, लीनियर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अगर ग्राफ की बात करते हैं तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन अब वो डिपेंड करता है कि वन वेरिएबल है टू वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, तो अभी आपका ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन कितने भी वेरिएबल में हो उसका जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। हाँ, अब दूसरा मीनिंग जो आता है वो आता है डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अब इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है, इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर 1 है, y जो है उसकी वेरिएबल 1, तो हाईएस्ट जो डिग्री है इस पूरी इक्वेशन की कितनी है? 1। तो जिस इक्वेशन की या जिस पॉलिनोमियल की आप कह सकते हो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ही 1 हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये तो इक्वेशन है इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। अगर इक्वल टू नहीं होता तो लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो लीनियर के अकॉर्डिंग आपका क्या मतलब होता है? दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर ग्राफ पूछा जा रहा है तो पूछे आप क्या बताएंगे? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ दोनों का मीनिंग पता चल गया है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग जैसे जिसकी डिग्री 1 होती है, मैंने आपको बताया लीनियर होती है। जिसकी डिग्री अगर 2 आ जाएगी, जिसकी डिग्री 2 होगी हाईएस्ट डिग्री, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। वेरिएबल के पास जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग नेम होते हैं। जिसकी डिग्री 1 लीनियर, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक, ठीक है। इस तरह से आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे ये। तो लीनियर का मीनिंग हमें क्लियर हो गया होगा। ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है, और डिग्री इसकी कितनी होती है? इसकी 1, ठीक है। अब लीनियर का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब इक्वेशन का मतलब आपको पता होता है। इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल टू साइन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है बेटा? टू वेरिएबल मतलब कोई भी दो वेरिएबल होने चाहिए उसमें, x y a b, कोई भी दो वेरिएबल, c d p q, कोई भी दो, यानी दो वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। लीनियर मतलब जिसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन हो और डिग्री कितनी हो? 1, और इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल टू साइन हो, वेरिएबल कितने हो? कोई भी दो वेरिएबल आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब मैं कोई एग्जांपल देता हूं आपको। 2x प्लस 3y प्लस 5, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ये। इसमें सबसे पहले तो लीनियर है क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है 1 है। इस वेरिएबल की भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। और दूसरा इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है। तीसरा, इसमें दो वेरिएबल है, x है और y है, ठीक है। तो ये लीनियर हो गई, इक्वेशन हो गई, और टू वेरिएबल में हो गई, आप कह सकते हो। ये एग्जांपल हो गया। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो हम लिख लेंगे क्योंकि हमारे 10th क्लास में भी काम आएगी। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होती है बेटा हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। a एंड b, जो वेयर a एंड b आर नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। a एंड b आर नॉन जीरो, ठीक है। तो हमारी क्या कहलाएगी? c आपका जीरो हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका c नहीं है तो c नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, यानी c 0 हो सकता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई किसी भी लीनियर इक्वेशन की। लीनियर क्यों है?
दोनों की पावर 1 है। इक्वेशन क्यों है? इक्वल टू है। और दो वेरिएबल क्यों है? टू वेरिएबल है क्यों? क्योंकि x है और y है। ठीक है बेटा, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई, या जनरल इक्वेशन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में कुछ रूल है आपके कि उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे 2x प्लस 7y प्लस 9, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब क्या है, जब हम क्या करते हैं, बोथ साइड क्या ऐड करेंगे, बोथ साइड कुछ सेम नंबर इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड द सेम नंबर, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, तो भी वो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। जैसे बैलेंस है, अभी इधर जो भी चीज दे रखी है, अगर एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए, इसको जब सोल्व करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बैलेंस है, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो अगर हम कोई भी सेम नंबर, जैसे मैं आपको ऐड कर बता देता हूँ, 2x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं कोई सेम नंबर ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सपोज मैंने प्लस का 2 ऐड कर दिया इधर भी और इधर भी, तो भी हमारी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। क्यों रहेगी? अभी ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा 11 आपका, इधर हो गए 2 प्लस 0 2। अब आप देखो, जब ये 2 इधर आके माइनस में जाएगा तो 11 माइनस 2 फिर से 9 बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, और उधर से जब ये इधर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो आप देखो पहले वाली इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे अगर आप ऐड कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेम नंबर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप पूरी इक्वेशन को किसी सेम नंबर से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई भी करते हो या इसी तरीके से अगर आप इसमें बेटा क्या करते हो, कोई भी सेम नंबर से दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई करवाते हो और दोनों साइड डिवाइड करवाते हो। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर, तो भी क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि इसी को ले लेते हैं एक बार, एक इक्वेशन में और ले लेता हूं, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करवाऊंगा पूरी इक्वेशन को, तो या मल्टीप्लाई करवाते हैं, सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया पूरी इक्वेशन को, बोथ साइड 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी हम क्या करते हैं, इसकी और थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो मैं कोई भी एक सेम नंबर ले रहा हूँ जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बोथ साइड, तो बोथ साइड पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसको लिखेंगे 2 इंटू में 0। मैंने ये 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई में लगा दिया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10y प्लस 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0। ठीक है बेटा, अब आप इसमें से फिर से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन जो आएगा बाहर मल्टीप्लाई में ऐसे आएगा, और वो फिर से 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा, यानी फिर से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 5y प्लस 7, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी। तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आप देख रहे हो। तो मल्टीप्लाई करने से भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा और डिवाइड करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इक्वेशन बैलेंस ही रहती है। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन को, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखी हुई है यहाँ पे, अगर इस इक्वेशन को किसी सेम नंबर से ऐड करवाते हो दोनों साइड, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो, या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो बोथ साइड, या सेम नंबर से डिवाइड करवाते हो, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन आपने पढ़ ली है। तो हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का। आपको पता चल गया जनरल इक्वेशन के बारे में, जनरल इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हमें देखना है इसको, फर्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें एक्सरसाइज 4.1 का, एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको अच्छे से थोड़ा सा इसको केयरफुली पढ़ना है। देखो इसमें लिखा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन।
तो हमें सबसे पहले दो वेरिएबल में लिखना है, तो हमें दो वेरिएबल को लेट कर देना है। तो दो वेरिएबल कौन से लेट होंगे? कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, देखो कॉस्ट मतलब कीमत की बात हो रही है, किसकी? नोटबुक और पेन की। तो हमें कॉस्ट को ही लेट करना है। तो हमें लिख लेंगे let the cost of a pen is rupees x। हमने सपोज मान लिया पेन की जो प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट है कितना, x मान लिया। तो नोटबुक की कितनी मान लेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज वाई, क्योंकि हमें दो वेरिएबल में चाहिए तो वेरिएबल दो लेने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना होता है हमें, यानी क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। अब आप ध्यान से इस इक्वेशन को पढ़ेंगे ना, अच्छे से इस लाइन को पढ़ेंगे कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी जो नोटबुक की जो कॉस्ट है इज, यानी वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ पेन। मैं आपको ये लाइन लिखता हूं और देखो अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आप नहीं समझ भी पाते हो तो फिर भी आपके पास एक इजी मेथड है इस इक्वेशन को बनाने के लिए। आपको एक इक्वेशन बनानी है तो मैं आपको पहले सेंटेंस लिखूंगा। आपके पास ये लिखा हुआ है सेंटेंस, आपको सेंटेंस लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस the cost of pen, the cost of pen। अब सबसे इजी तरीका अभी बता रहा हूं, अगर आप समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आपको कि इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, तो आप ये देखो, वैसे तो क्लियर है अगर देखा है मीनिंग से कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो पेन से दुगनी है। अब जनरल बात करते हैं, अपने रूटीन वाली बात करते हैं। आप ये बताओ कि नोटबुक महंगी आती है, पेन महंगा आता है। आपको पता है कि नोटबुक महंगी आती है, यानी उसकी कीमत ज्यादा होती है पेन से। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि कॉस्ट बुक जो है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो है बड़ी और पेन की है छोटी। तो इसको लिखने के लिए भी उसने हमें हिंट दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है, सपोज हमने कितनी मांग रखी है, y। ठीक है, और वो किससे दुगनी है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन की है x। तो अगर पेन की कीमत का डबल करते हैं तो हमारे को कॉस्ट की जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो मिलेगी। ठीक है, अगर सिंपल आप ऐसे लिखना चाहो। और अगर आप इस स्टेटमेंट को देख के लिखना चाहते हो तो भी सबसे इजी मेथड क्या है, सुनो। देखो जैसे जैसे नाम आ रहा है ना, वैसे वैसे अगर आप लिखोगे तो इक्वेशन अपनी बन जाएगी। तो आप सबसे पहले इसको पार्ट्स में पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हमारी इक्वेशन बन जाए। और कैसे, मैं आपको मेथड बता देता हूँ। हमारी सबसे पहले बात हो रही है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, बस यहाँ तक हमें देखना है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक का मतलब कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे कितने है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये हो गया हमारे पास y। ठीक है, अब इज मतलब आपका हो गया इक्वल टू, यानी कितनी है, किसके इक्वल आएगी। अब इसकी बात हो गई, इसकी यहां तक की बात हुई, y इसका मतलब इक्वल टू। अब ट्वाइस का क्या मतलब होता है? ट्वाइस का मतलब होता है बेटा 2 into, यानी दुगना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है। तो 2 into हो गया। अब किसके? द कॉस्ट ऑफ पेन, जो कि हमारी कितनी है, x। तो हमारी क्या बन गई, y इज इक्वल टू 2x, 2 into x, 2x। अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको उधर ले जाएं। तो अभी या आप ऐसा कर सकते हैं, इस 2x को इधर, कंफ्यूजन ना हो जिससे, और y को उधर, यानी लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिख सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन साइन। साइन चेंज होते हैं बट वो कट जाते हैं। ठीक है, अब आपको जनरल इक्वेशन में कैसे लिखना है, 2x इधर लाना है माइनस का y, और उधर जब y सब कुछ इधर आ जाता है, एड सब्ट्रैक्ट में होके जब इधर आता है तो उधर बचता है बेटा आपका 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देखते हैं। कॉस्ट ऑफ पेन आपने x मान लिया था, नोटबुक को y। जरूरी नहीं है पेन को x मानना है, आप पेन को y भी मान सकते हो और नोटबुक को x मान सकते हो। अब आपको ये लाइन लिखनी नहीं है, मैंने लिख के बताई, आपको तो बुक में रीड करनी है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। हमें किसी ना किसी तरह इक्वल टू का साइन लाना होता है बेटा। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ, हमें किसी न किसी तरह से इक्वल टू का साइन लाना है, क्योंकि इक्वेशन तभी बनेगी आपकी। तो हमने एक तरफ तो लिख दी अपनी कॉस्ट, लिख दी किसकी, पेन की लिख दी, और एक तरफ लिख दी नोटबुक की। अभी इक्वल टू साइन लगा हुआ है बट अभी ये इक्वल है नहीं है, लेकिन हमें किसी तरह से इक्वल साइन लाना है। अब ये तो होगी पेन की कॉस्ट, ये हो गई नोटबुक की कॉस्ट। अब ये इक्वल है नहीं तो हमें इक्वल करनी है, इक्वल बनेगी इस सिचुएशन से। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस।
अब देखो बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगा, जब ट्वाइस मल्टीप्लाई हो कहीं, और मल्टीप्लाई ट्वाइस किसके साथ होना चाहिए, आप सोचो जो कम है, वैल्यू किसकी कम होगी, पेन की कम होती है, तो पेन की जो कॉस्ट है ये है। अब पेन की कॉस्ट को हमें नोटबुक की कॉस्ट का इक्वल लाना है, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वल आ सकता है, यानी छोटी वैल्यू को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी हो सकती है। तो कैसे भी करके हमें इक्वल टू साइन लेके आना होता है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें इस जनरल फॉर्म में लिखना है। अब आपने ये सोल्व किए हुए हैं, अलजेब्रा आपने पढ़ा था, तो इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, आपके पास मेथड क्या है, इस पूरे कैल्शियम ले लेते हैं हम, ठीक है, इस साइड, ठीक है। इधर एलसीएम कितना आएगा, 5 आ जाएगा आपके पास, इधर 0 लगा रहने दो आप, हाँ, या फिर इसको उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करा सकते हैं। तो एक मेथड तुम्हारे पास ये है, तो एलसीएम लेंगे तो ये डिवाइड करके 5 आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे करेंगे तो -1y, और माइनस इसको इससे डिवाइड किया 5 और ये आ गया 50, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, और 1 किससे होगा इस पूरी इक्वेशन से। 1 को जब इन तीनों से करेंगे तो सेम रहेंगे आपके पास, 5x माइनस वाई माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 5 को 0 से किया तो ये 0 आ गया। तो ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका, ax प्लस dy, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एबीसी पूछे नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 5 है बेटा, b की वैल्यू कितनी यहाँ से -1, ध्यान रखना, यहाँ प्लस का भी है और यहाँ माइनस का है, तो b की वैल्यू -1 दिखाई दे रही होगी, और c की वैल्यू भी कितनी है -1, ठीक है, यहाँ प्लस का c है, माइनस का, इसका मतलब माइनस की वैल्यू है। तो आपको एबीसी बताने हैं सब में, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है, फिर भी आपको बताने हैं, सब में एबीसी लिखना है आपको। ये हो गया सेकंड का सेकंड। अब मैं आपको एक और बताता हूँ बेटा, मैं आपको ये बताता हूँ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे फोर्थ भी देख लो, फोर्थ में कैसे लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बस उसको इधर शिफ्ट कर लो, x माइनस 3y, ये प्लस का था तो उधर से सब कुछ इधर आ गया तो बेटा 0 बनेगा, ठीक है। एक चीज ये याद रखनी है, 0 कब बनता है, जब इधर का प्लस वाला इधर आके माइनस बन गया, यानी प्लस माइनस में जब लेके जाते हो तो इधर कुछ नहीं है तो 0। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखते हो x इज इक्वल टू 3y है, तो अगर ये डिवाइड में लेके जा रहे हो, किसी के भी मल्टीप्लाई में कुछ 1 लगा सकते हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई में 1 है इसके साथ और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है तो x/3y नीचे जाएगा तो उधर 1 बने, ऑटोमेटिक याद रखना है। तो 1 मैंने लगा के बताया, मेथड ये होता है, अगर कोई भी प्लस या माइनस में ले जा रहे हो उधर उसके अलावा कोई नहीं है तो 0 बचेगा, और अगर उसको डिवाइड में लेके जा रहे हो तो उधर 0 नहीं बेटा 1 बचेगा, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि वापस आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 3y इंटू 1 3y मिलेगा, और यहाँ से ये -3y उधर जाएगा तो फिर से +3y आ जाएगा, और +0 उसमें रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये याद रखना है कि 0 कब बनता है और 1 कब बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये बन गया क्या, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, x माइनस 3y प्लस 0, क्योंकि c नहीं है, जो नहीं है इसका मतलब वो 0 होगा, तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये इसका फोर्थ पार्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इसका 7th पार्ट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें इसको है तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये 1 वेरिएबल में है, तो इसको 2 में कैसे लिखेंगे, इसमें x नहीं है, तो x क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसीलिए x नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0x, ठीक है, माइनस प्लस, ये प्लस का y है ना, प्लस का y माइनस का 2, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख सकते हैं 0x, यानी इसके आगे कुछ नहीं है, और ये प्लस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि x क्यों नहीं है, इसके साथ जो a है वो 0 है, तो उसने उसको मल्टीप्लाई करवा के x के साथ 0 बना रखा है, यहाँ पे है तो बट वो 0 बना रखा है a की वजह से। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी आपकी जनरल फॉर्म हो गई, जो वेरिएबल अपस्टेंट होता है ना उसके साथ 0 लगा होता है, आप ये मान के चलो, और यही होता है। तो इसमें यहाँ पे a के 0 हो गया, b कितना हो गया आपका यहाँ पे 1, और c कितना हो गया -2, ठीक बेटा, ये याद रखना है। अगर यहाँ y नहीं होता तो y के साथ वाला 0 होता, ठीक है। ये आपको अच्छे से फिर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।